फुट एस्ट्रोलॉजी। मार्कापुर नाम के गांव में एक ज्योतिषालय में महाराज नाम का एक ज्योतिषी अपने चेले मूर्ति के साथ बैठकर ग्राहकों का प्रतीक्षा करने लगा। वहां एक बड़े बोर्ड पर पैर के तलवे का तस्वीर था। उसके ऊपर लिखा था फुट एस्ट्रोलॉजी। गुरुजी, पहले आप हाथ देखकर भविष्य बताते थे ना, वो गलत हुआ और कई बार लोगों की लात भी खाए आपने। अब ये नया बोर्ड बदल दिया, फुट एस्ट्रोलॉजी, ये क्या है? और सुनने में और देखने में ये नया है गुरुजी। हर धंधे में यूं पिटना और बदनाम होना अनिवार्य है बेटा। अब क्रिकेट खेलने वाले गेंद लगने के डर से खेलना छोड़ देंगे क्या? ये भी ऐसा ही है। हाथ देखकर भविष्य बताने छोड़ने का एक बड़ा कारण है। वो क्या है तुम बाद में जान जाओगे। फुट एस्ट्रोलॉजी के बारे में तुमने पुराणों में भी नहीं पढ़ा? अरे ये भी काफी मशहूर है। अरे पैसे मिल रहे हो तो आप हाथ और तलवे तो क्या कुछ भी देखकर भविष्य बता देंगे। खामोश, वो देखो, लगता है कि कोई कस्टमर आ रहा है। मेरे बारे में जरा बड़ा चढ़ाकर बताना उसे। तभी एक आदमी वहां आया और महाराज को प्रणाम किया। आइए आइए गुरुजी, अभी अभी चिर निद्रा में लीन हुए हैं। वो क्षमा करे, योग निद्रा में लीन हुए हैं। आप बहुत ही शुभ घड़ी में आए हैं। स्वामी स्वामी उत्तिष्ठ स्वामी, आपसे मिलने एक भक्त आया है। ओम तत्सत। अब बोलो वत्स, तुम्हारी क्या समस्या है? जरा अपने पैर के तलवे तो दिखाना। मैं अपने आर्वधक लेंस से देखना चाहता हूँ। ये क्या स्वामी जी, हथेली ना देखकर पैर का तलवा क्यों देखना चाहते हैं? वत्स, लॉकडाउन की वजह से लोग हाथ खुद धो रहे हैं। इससे उनके हाथों की रेखाएं गायब हो गई हैं। इसीलिए पैर देखकर बता रहा हूँ। जब गलत ही बताना है तो क्या देखकर बताते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है स्वामी जी? ओ सॉरी, जब सही ही बताना है कहना चाहता था। वत्स, तुम्हें फुट एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? ठहरो, अभी उसकी शक्ति का प्रदर्शन करता हूं। तभी एक व्यक्ति दूर से पैदल आता हुआ दिखाई दिया। मूर्ति उसे देखकर, सर यहाँ आइए सर, जरा यहाँ आइए, आपसे काम है कहकर आवाज देने लगा। वो व्यक्ति वहां आया। उसके आने के बाद, वत्स, ये मेरे फुट एस्ट्रोलॉजी पर शक कर रहा है, इसलिए तुम्हारे दाहिने पैरों के रेखाओं के आधार पर बिना पैर देखे ही तुम्हारा भविष्य बताता हूँ। सुनो, तुम एक करोड़पति हो पर तुम्हारा कोई संतान नहीं है, इसलिए मन की शांति नहीं है और तुम यूं जा रहे हो। क्या ये सच है? तुमने बिल्कुल गलत कहा है। मैं गरीब हूँ, मेरे 7 बच्चे हैं। मैं ये सोचता हुआ जा रहा हूँ कि उनका पोषण कैसे करूं। वैसे मेरा दाहिना पैर ही नहीं है कहकर जयपुर पैर दिखाते हुए दोनों ने मिलकर महाराज को खूब मारा। बाद में एक और व्यक्ति वहां आया। स्वामी जी, हमारे लक्ष्मी का आजकल टाइम ठीक नहीं चल रहा है। ग्राहक कम हो गए हैं स्वामी जी। उसे पैसे मिलेंगे तभी तो मेरा भी गुजारा होगा। उसकी कुंडली क्या कहती है, जरा देखकर बताना स्वामी जी। जरूर देखेंगे भाई। वैसे कहाँ है तुम्हारी लक्ष्मी? अपने साथ लाए हो? हाँ लाया हूं ना, वो ही है मेरी लक्ष्मी कहकर दिखाया। देखा तो वहां एक घोड़ी थी। स्वामी जी, यही मेरी बहन लक्ष्मी है। वो दूल्हे को बिठाकर बारात में ले जाती रहती है। आजकल पता नहीं क्यों लोगों को पीठ से गिरा देती है नीचे, तो इसलिए कोई उसको पूछता नहीं है। ये ऐसा क्यों कर रही है स्वामी जी? इसकी कुंडली क्या कहती है, जरा बताना। मैं सिर्फ इंसानों की भविष्य बताता हूँ, जानवरों का नहीं। तुम्हारा ये बकवास भविष्यवाणी किसी का भी हो, इससे क्या? आप चुप रहो। भैया, अगर 1000 रुपए दोगे तो गुरुजी देखेंगे, ठीक है? ठीक है कहा तो महाराज की इच्छा ना होते हुए भी वो घोड़ी के पीछे जाकर उसका पैर पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा। बस घोड़ी ने जोर से हिनहिनाकर उछलकर जोर से एक दुलत्ती मारा। महाराज उछलकर दूर जा गिरा। बाप रे, मेरी कमर टूट गई, हाय रे कहकर चिल्लाने लगा। लगता है गुरुजी आपको काफी चोट आई है। बस महाराज उठा और मूर्ति को खूब मारा। अगले दिन एक आदमी टिप टॉप तैयार होकर वहां आया। सर, मैं यूएस जाने के लिए
वीसा के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर सफल नहीं हुआ। जब से ये ट्रम्प आया है और मुश्किल हो गया है। आप ये बताएं कि मुझे वीसा मिलेगा या नहीं। वैसे ट्रम्प का भी भविष्य हमारे गुरुजी ने ही बताया था। ट्रम्प इलेक्शन जीतेगा और प्रेसिडेंट बनेगा, ये बताने वाला और कोई नहीं, हमारे गुरुजी ही थे। आप अपना शूज और मोजे उतार कर अपना पैर इनके चेहरे पर रखो, बताता हूं। उसने जूते और सॉक्स उतारकर महाराज के चेहरे पर अपना पैर रखा। यार बदबू, कमीने, सॉक्स धोकर कितने साल हो गए? तू अगर अमेरिका गया तो वहां भी बदबू फैलाएगा। तू वहां नहीं गया तो ही अच्छा रहेगा, कहकर बेहोश होकर गिर गया। पुलिस डोंकी। एक गांव में अभी नाम का लड़का एक गधे को पालता था। उस गधे का नाम गुड्डू रखा। अभी उसे रोज खाना डालता था। उससे कुछ कुछ बातें भी करता रहता था। गुड्डू को उसकी बातें समझ आती थी। थोड़े समय में वो इंसानों के बारे में जानकर बहुत होशियार हो गया था। एक दिन जब अभी उसे खाना डाल रहा था, उसकी सौतेली माँ मालिनी आकर, हाँ, खुद को संभालने की हैसियत नहीं है, बड़े आए इस गधे को संभालने। तुम्हारे पिताजी तो बिस्तर पकड़ लिए और मेरा लाया खाना खाकर जी रहे हैं, और तुम हो कि मेरी कमाई को इस गधे पर खर्च कर रहे हो। अब और नहीं, मैं इसे अभी बाहर निकाल रही हूँ। दोबारा ये गांव में दिखाई दिया तो तुम्हें भी बाहर कर दूंगी, कहकर गुड्डू को बाहर निकाल दी। अभी दुखी होकर रोने लगा। गुड्डू गांव छोड़कर चले गया। बहुत दूर चलकर वो दूसरे गांव जा पहुंचा। इतने में उस गांव का एसआई आशीष एक चोर के पीछे भागते हुए आ रहा था। वो चोर उसे बचकर चौपाल पर बैठे बाकी लोगों के बीच में घुस गया। उसने न्यूज़पेपर को आगे पकड़ा हुआ था। आशीष इधर उधर देखकर, छा, फिर से हाथ से निकल गया, कहकर वापस जाने लगा। ये सब गुड्डू ने देखा। गुड्डू आशीष के पास जाकर कहकर चिल्लाया, क्या है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। वो फिर से चिल्लाकर वो चोर के हाथ से न्यूज़पेपर छीनकर खा लिया। आशीष चकित रह गया। तुरंत जाकर उस चोर को पकड़ा। चोर के साथ साथ गुड्डू को भी पुलिस स्टेशन में लेकर आया। उसे अच्छा खाना खिलाया। कांस्टेबल शिंदे आकर, क्या है सर, गधे को लाकर खाना खिला रहे हो? पूछा। ये कोई मामूली गधा नहीं है। हर कोई मूर्ख लोगों को गधे कहकर बुलाते हैं ना। तुम देखना, इस गधे को देखने के बाद दुनिया बुद्धिमान लोगों को गधे जी कहकर बुलाएंगे। अब तक हमने स्टेशन के लिए पुलिस डॉग की रिक्वेस्ट किए थे ना, अब उसकी जरूरत नहीं है, हमें सुपर डॉग मिल गया है। उस दिन से हमेशा आशीष क्राइम स्पॉट पर गुड्डू को ले जाया करता था। वो वहाँ सूंघ कर चलने लगता था। आशीष शिंदे उसके पीछे पीछे जाते थे। वो एकदम वही पहुँचते जहाँ चोर हुआ करते थे। फिर वो चोर को पकड़ लेते। पुलिस स्टेशन में सस्पेक्ट्स को एक लाइन में खड़ा करते थे। गुड्डू एक एक को सूंघकर असली चोर को पीछे पलटकर लात मारता था। आखिरकार वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता था। एक बार आशीष को बैंक में चोरों के घुसने की खबर मिली। तुरंत आशीष जीप में बैंक पहुंचा। बैंक के बाहर दो चोर पैसों के साथ बाइक पर भाग रहे थे। आशीष उसके जीप में उनके पीछे गया। वो यूं ही जाते जाते एक जंगल में जा पहुंचे। आशीष की जीप जंगल में घुस नहीं पाई और वो बाहर ही अटक गया। आशीष समझ नहीं पाया कि क्या करे। इतने में गुड्डू आकर कहकर आवाज करने लगा। आशीष समझकर तुरंत उसके ऊपर चढ़ गया। वो बहुत तेजी से चोर के पीछे भागा। वो भागते भागते बाइक के आगे आ रुका। आशीष उन दोनों को पकड़ लिया। वो दोनों वांटेड अपराधी थे, तो उन्हें पकड़ने से आशीष को प्रमोशन मिल गया। गुड्डू को पुलिस डिपार्टमेंट ने मेडल बहुमान में दिया।
ये सब टीवी में देख रहे अभी, मालिनी और उसके पिता हैरान रह गए। इतने में गुड्डू आशीष को अभी के घर लेकर आया। आशीष अभी से, इन चोरों को पकड़वाने वाले को सरकार ने 10 लाख का बहुमान घोषित किया था। तुम्हारे ट्रेन किया हुआ इस गधे ने ये काम किया, इसलिए ये 10 लाख तुम्हें दे रहे हैं। इसे तुम्हारे नाम पर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा रहा हूँ। गुड्डू ने तुम्हारे सौतेली माँ के बारे में भी बताया। अब से तुम हर महीने मिलने वाले ब्याज से खुशी से जी सकते हो। वैसे ही तुम्हारे पिताजी का भी मैं इलाज कराऊंगा। अभी तुरंत जाकर गुड्डू को गले लगाया। गुड्डू की सेवा की हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत जरूरत है। जब भी समय मिलेगा मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, ठीक है? अभी खुशी से हाँ। कहा।